हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में और मेटल एलर्जी के बारे में। मेटल एलर्जी क्या होती है? जो हमारी मेटल्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, उन मेटल्स के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं उनको एक प्योर अवस्था में प्राप्त करने के लिए, है ना। तो जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ आपको कि हमारी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप हेल्प बुक वगैरह की भी हेल्प लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप टेक्स्ट बुक का साथ ना छोड़ें। और इसमें हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा होता है और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। वह टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही उनमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। हेल्प बुक आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको जो मेन तैयारी करनी है वह टेक्स्ट बुक से ही करनी है। इसलिए मैं भी टेक्स्ट बुक को ही यहाँ पर प्रीफर करता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप हर लाइन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और सुने और देखें। देन द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हमारी जो मेटल्स हैं वह सभी कहाँ पाई जाती हैं? हमारी अर्थ क्रस्ट में ही पाई जाती हैं, भूमि में पाई जाती हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc। हमारा जो सी वाटर है उसमें भी कुछ सोल्यूबल साल्ट होते हैं मेटल्स के, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कई तरह के साल्ट है ना, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, बहुत सारे साल्ट सी वाटर में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं। और मेटल्स हमेशा क्या करती हैं? नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड्स बना लेती हैं, है ना। और आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं तो उनमें आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। और आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोई भी मेटल या एलिमेंट हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। कुछ एक हमारे बहुत लो रिएक्टिव वाले सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम जैसे मेटल्स हैं जो कि बहुत कम रिएक्शन करते हैं दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ, तो वे फ्री स्टेट में हमें पाए जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स और एलिमेंट्स आर फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals। और ये जो compounds हैं, है ना, एलिमेंट्स किसके रूप में प्रेजेंट है? कंपाउंड के रूप में अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। एट some places minerals contain a very high percentage of a particular metal। तो मिनरल्स तो हमारे मिट्टी में हर जगह ही पाए जाते हैं, पानी में सभी जगह होते हैं, लेकिन कुछ प्लेस होते हैं, कुछ विशेष जगह होती है जहाँ पर किसी मिनरल में किसी पर्टिकुलर मेटल की एक बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। वह मेटल उस जगह एक ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और हम वहाँ पर मेटल को उस जगह से या उस मिनरल से अलग कर सकते हैं और उसमें हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्स। और इस तरह के मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। और मतलब अयस्क, है ना। तो यहाँ पर मिनरल और में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि मिनरल और में क्या डिफरेंस है। मिनरल तो मेटल्स के वे कंपाउंड होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्स वे मिनरल्स होते हैं। ऑर्स भी मिनरल्स ही हैं, है ना, लेकिन वे मिनरल हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर मेटल की मात्रा किसी विशेष स्थान पर ज़्यादा पाई जाती है और उस जगह से हम उस मेटल को क्या करते हैं? वहाँ से और से अलग कर सकते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स और में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिनरल तो हर जगह होता है, लेकिन और जो होते हैं वो किसी विशेष जगह पे ही होते हैं जहाँ पर उस मिनरल में किसी विशेष मेटल की मात्रा अधिक होती है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब ये जो हमारे ऑर्स हैं, अयस्क हैं, हाँ, इनको हम खनिज अयस्क भी कहते हैं, जो कि भूमि में से निकाले जाते हैं। खान होती है, बड़ी बड़ी खानें होती हैं, जैसे आपने सुनी होगी तांबा की खान, टंगस्टन की खान, है ना, इस तरह से लोहे की खान। तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली कॉपर, टंगस्टन या आयरन हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो एक कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, एक और के रूप में मिलता है। तो कई सारे और के नाम भी हमें यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो हम उसको आगे देखेंगे अभी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है, कई बार चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही उनकी हमें नॉलेज आवश्यक हो जाती है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑर। तो यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की अच्छी नॉलेज है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक मेटल को
इसके और से कैसे आसानी से अलग किया जा सकता है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल होती हैं वेरी लो रिएक्टिव मेटल होती हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट मतलब वे ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाती है, जैसे हमने भी बात की गोल्ड एंड सिल्वर की, प्लेटिनम की। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कंपाउंड्स के रूप में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव। हमारी जो बॉटम में रिएक्टिविटी सीरीज में होती है मेटल, है ना, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारी लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। और ये हमारी कैसी स्टेट में पाई जाती हैं? फ्री स्टेट में अक्सर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं, है ना, एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटल एलर्जी। तो मेटल एलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। हम धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं वह सब क्या कहलाते हैं? मेटल एलर्जी कहलाते हैं, मेटल एलर्जी। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऊपर की मेटल्स हैं ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये बहुत अधिक क्रिया करती हैं और बहुत अधिक कंपाउंड बनाती हैं जो काफ़ी स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी भी मेथड से इन चीज़ों को अलग करना उनके कंपाउंड से सिंपल नहीं होता है ना। तो आप ध्यान रखें कि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। देन हमारे कुछ मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। तो इनको हम रिडक्शन करते हैं, है ना, यूजिंग कार्बन। इसके अलावा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और भी कई प्रोसेस होते हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये जिंक, आयरन और लेड और कॉपर होते हैं, ये कैसे मेटल होते हैं? ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट होते हैं और इनको हम रिडक्शन करवा कर ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इनके ओर से, ठीक है। और हमारे जो बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि ये अपनी मूल अवस्था में, मूल स्वरूप में रहते हैं, है ना। इनको हमें किसी कंपाउंड से अलग करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सिंपली ये हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। तो वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। हमारे जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत लो रिएक्टिव होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड और। लेकिन कॉपर तो हमारा थोड़ा रिएक्टिविटी दिखाता है, सिल्वर भी दिखाता है, तो ये हमारे सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉपर की ऑक्साइड है CuO, Cu2O, तो इस तरह से ये ऑक्साइड के या सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड भी बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है ना, कॉपर सल्फाइड CuS बनाता है, तो ये हमारे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भी प्रेजेंट होता है कॉपर। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो जैसे ही एयर और वाटर के संपर्क में आते हैं ये अपने कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये हमें कभी भी फ्री एलिमेंट्स के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, ये इनके कंपाउंड के रूप में ही हमें नेचर में मिलते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड etc आर मॉडरेटली रिएक्टिव। और जो मिडिल में हमारे एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये कैसे होते हैं? ये हमारे थोड़े मॉडरेटली मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत अधिक क्रिया नहीं करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट। ये हमारे पास इनके ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, है ना। यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फाइड जुड़ी यानी सल्फर जुड़ा है ना, सल्फेट SO4 होता है और सल्फाइड S2- होती है ना। तो जैसे जिंक की सल्फाइड है तो क्या होगी? ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक। तो इस तरह से कार्बोनेट होते हैं हमारे CO3 तो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, है ना। देन आयरन होता है, आयरन कार्बोनेट होता है, लेड कार्बोनेट। तो ये सब हमारे ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। तो आप ये भी हम पता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ये ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं या
दीज आर बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, है ना। तो ये ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स हैं ये ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी एक बहुत एबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाली गैस है ना। लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन के बाद यही है सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और इसीलिए ये सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके कंपाउंड या ऑक्साइड्स बना देती है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following three categories. तो इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर हम मेटल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ना ऐसे मेटल्स जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ना ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है, जो बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। और ये हमारी जो 3 कैटेगरीज हैं, है ना, इन कैटेगरीज के एलिमेंट्स को, मेटल्स को अलग अलग करने के लिए या प्योर अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमारे पास इनके लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं और हम उनको अप्लाई करते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ऑर्स। तो कई तरह की स्टेप्स भी इसमें यूज होती हैं, है ना। इतना आसान नहीं है किसी भी मेटल को, जो हम लोहा हम देखते हैं, है ना, लोहे के समान देखते हैं, कॉपर तांबे के समान देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, तो ये हमें जो प्योर फॉर्म में दिखाई देते हैं इतना आसान नहीं होता है इनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करना। तो इनको प्योर फॉर्म में आने से पहले कई तरह की स्टेप से और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई तरह की स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं मेटल एलर्जी में। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स को पढ़ेंगे आगे। समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज गिवन इन फिगर 3.10, और नीचे एक फ्लो चार्ट डायग्राम दिखाया गया है जिसमें इन स्टेप्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इस स्टेप्स इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। और इसके बाद जो सेक्शंस दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें हर प्रकार के जो स्टेप्स हैं उसको हम अच्छे से इस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास देख लीजिए ये टेबल है, हाँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, और ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, हम ज़मीन में से खोद के लाते हैं और को, मिनरल और को फैक्ट्री में लेकर आते हैं, हमारा जो प्लांट होता है उसमें। फिर उसके बाद हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और। कंसंट्रेशन ऑफ और को हम एनरिचमेंट भी कहते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना होएं। कंसंट्रेशन ऑफ और हम इसको कह सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ और। इसमें क्या होता है कि जो फालतू के आइटम होते हैं और के अंदर, है ना, जो इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे मिट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह, क्योंकि वहाँ तो जो खदानें होती हैं मिनरल्स की, वहाँ से तो खोद कर लाया जाता है, उसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर सभी चीज़ें होती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, वॉशिंग के द्वारा या फ्लोटेसिंग प्रोसेस के द्वारा, और भी कई हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, तो उनके द्वारा हम उसको अलग कर लेते हैं और हमारा जो और होता है उसमें हमारे मिनरल्स का या हमारे मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो हम इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। देन मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फिर हमारे पास जो और हमारे पास जितने भी और हैं, है ना, उनमें कुछ ना कुछ मेटल्स हैं, तो हम उनको 3 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि हम इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना। इनको हम मोल्टन स्टेट में लाकर और इनमें करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और हमें इससे क्या मिल जाती है, प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमें पता है हमारे मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वे हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं और उस पर वे जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त हो सकती है। देन जो मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट होते हैं, है ना, हमने भी ऊपर पढ़ा है, तो आयरन है उसमें लेड है, जिंक है, तो उनकी जो फॉर्म्स होती है ना, और की फॉर्म होती है, वह किस में होती है, कार्बोनेट के रूप में या जनरली सल्फाइड के रूप में होती है। कार्बोनेट में हम करते हैं कैल्सिनेशन, और यदि सल्फाइड और है तो उसके साथ हम करते हैं रोस्टिंग। यदि हमारे पास कार्बोनेट का और है तो हम उसको वायु की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, गर्म करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। और यदि हमारे पास सल्फाइड और है तो हम उसको
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो आप ये कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखें। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में गर्म किया जाता है और को, लेकिन एक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है रोस्टिंग में, और एक को ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हमें प्राप्त हो जाता है ऑक्साइड ऑफ मेटल। हम क्या करते हैं, मेटल को ऑक्साइड में बदल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सो देन ऑक्साइड में बदलने के बाद हम मेटल का रिडक्शन करवाते हैं ना, क्योंकि वो मेटल बन गई है ना, कोई भी मेटल है एम, है ना, तो ये बन गई एमओ, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हम इसको कहते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो इसमें से यदि हमें ऑक्सीजन को रिमूव कराना है तो हम क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा है। तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं ना। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हट जाना, क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। देन हमारी जो मेटल होती है वह प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी बिल्कुल लो रिएक्टिव वाली मेटल्स होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके सल्फाइड ऑर्स होते हैं, है ना, या फिर नहीं भी होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, सिल्वर या कॉपर के होते हैं, उनको हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, है ना, फिर हम उसको मेटल ऑक्साइड में बदल देते हैं, या कोई भी मेटल कंपाउंड जो हमें प्राप्त होता है हम उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, जिससे आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेटल एक्सट्रैक्शन का एक जनरल नॉलेज लिया, एक छोटी सी जानकारी ली। अब हम इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं स्टेप्स को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप साथ में यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऑर्स के नाम दे रहा हूँ लिस्ट की, आप इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि कभी कभी कुछ MCQs में किसी मेटल के और के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखें और इनको याद करें। Okay, keep watching and keep learning. Thank you.